राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो म्यूचुअल फंड के अंदर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर के हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं कि कौन से फंड्स को हम आज के दिन चूज करें और उनको लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रखें ताकि वो हमें एक अच्छा रिटर्न ओवर द पीरियड दे दें, और किस तरीके से फंड्स के अंदर में हम लोग स्विचिंग भी करें जिस तरीके से हमें रिटर्न भी अच्छा मिले और साथ में हमारा पोर्टफोलियो भी सेफ रहे, सेफ साइड में भी रहे। तो उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। हम यहाँ पे जो वीडियो में चर्चा करेंगे वो 30 ईयर्स का जो बंदा होगा उसके हिसाब से चर्चा करेंगे कि वो 60 साल का हो जाए उसका कितना पोर्टफोलियो हो सकता है, राइट। तो उसके पीछे का जो लॉजिक होगा, कौन सा फंड चूज करें, क्यों चूज करें और उसमें क्यों कंटिन्यू करें, उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी चर्चा करेंगे। अभी ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहने वाला है, छोटा ही रहेगा। लेट्स प्रोसीड विद दिस। अब जैसे सबसे ज़्यादा जो फंड में जो मतलब रिटर्न देने वाला फंड होते हैं उनको हम बोलते हैं स्मॉल कैप फंड्स, राइट। इससे भी ज़्यादा रिटर्न देने वाले फंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो कैप फंड्स। बट माइक्रो कैप फंड से अभी मार्केट में कोई अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं नहीं, फ्यूचर में आ जाएंगे तो देखेंगे, बट उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे अभी तक के लिए स्मॉल कैप फंड्स, उसके बाद में मिड कैप फंड्स, उसके बाद में होते हैं लार्ज कैप फंड्स, और उसके बाद में होते हैं सेफ फंड्स जिसमें डेब्ट फंड्स वगैरह सब कुछ आ जाता है, गोल्ड वगैरह सब कुछ, गोल्ड के फंड्स होते हैं वगैरह वो सब कुछ आ जाते हैं। तो मेनली इसमें इतनी ही कैटेगरीज हैं। स्मॉल कैप फंड्स में मतलब वो कंपनियों के अंदर में इन्वेस्टमेंट जाता है ये वाला जो भी छोटी हैं, 5,000 करोड़ से छोटी कंपनियां हैं। और मिड कैप कंपनियां जो कि 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच की जो कंपनियां हैं वो मिड कैप कैटेगरी में आती हैं, और जो 20,000 करोड़ से बड़ी कंपनियां हैं वो लार्ज कैप कंपनीज में आती हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज या फिर ब्लू चिप कंपनीज होती हैं जो कि और भी बड़ी होती हैं, मतलब लाख करोड़ के आसपास के जिनका मार्केट कैप होता है, वो ब्लू चिप कंपनी की कैटेगरीज में आती है, जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं। सो लार्ज कैप और ब्लू चिप को हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि इनको अलग से डिफ्रेंशिएशन अलग से है नहीं ऐसा कोई खास। तो सबसे ज़्यादा इसमें रिटर्न मिलता है इसकी, अगर हम पुराने ज़माने की रिपोर्ट को अगर चेक करते हैं अब तक की परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे। तो यूजुअली अगर देखा जाए तो हमारे सामने एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें पिछले 10 साल का जो डेटा है वो हमारे सामने है कि जो स्मॉल कैप कंपनी जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन्होंने यूजुअली 18% से 24% के बीच में कहीं पर रिटर्न दिया है। हर म्यूचुअल फंड ने अलग अलग दिया क्योंकि हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग मैनेजर होता है, तो उसका मैनेज फंड अलग अलग तरीके से करता है। तो पिछले 10 साल का जो डेटा है उसको वो ये चीज़ को दर्शाता है। बट ध्यान रखिए कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो हमें एक नॉर्मली 20% के आसपास में एवरेज देने की कैपेबिलिटी इसको लगता है देख के डेटा को कि नॉर्मली कोई भी फंड दे देगा, राइट। तो 10 साल का हम लोग 20% स्मॉल कैप को मान के चलते हैं, और मिड कैप को अगर देखा जाए तो यहाँ पर 17% से 20% के बीच में दिया, तो इसको हम मान के चलेंगे 18% के आसपास में मिड कैप कैटेगरी जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो दे देते हैं रिटर्न। और अगला होता है कि हमारे पास में जो लार्ज कैप कैटेगरी जो फंड्स होते हैं वो 12% से 15% के बीच में दिया पिछले 10 साल में, सो इनको हम मान के चलते हैं 13% के आसपास में रिटर्न दे देंगे। जो लार्ज कैप कैटेगरी होती है उसी को हम निफ्टी 50 की जो कैटेगरी उसको भी हम लार्ज कैप कैटेगरी में ही मानते हैं, इसलिए हमें जब कंसिडर करते हैं तो निफ्टी 50 को 13% 14% के आसपास में ही कंसिडर करते हैं, राइट। सो ये म्यूचुअल फंड्स अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो अभी हमारे सामने डाटा आ गया कि जो लार्ज कैप फंड्स होंगे वो 13%, ये 18% मिड कैप कैटेगरी वाले और 20% स्मॉल कैप कैटेगरी वाले, राइट। ऑन एन एवरेज इतना रिटर्न जिससे 10 साल का डेटा के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ध्यान रखिए कि कोई भी कंपनी जो होती है छोटी होती है तो सबसे पहले स्मॉल कैप बनेगी, स्मॉल कैप से फिर वो मिड कैप में चली जाएगी, तो फिर ये स्मॉल कैप वाले उसको बेच देंगे, और जो छोटी कंपनी जो दूसरी बड़ी होने वाली होगी उसको उठा लेंगे। तो हमेशा कैपेबिलिटी जब पौधा छोटा होता है तो उसके बड़े होने के चांसेस ज़्यादा बड़े होते हैं। जब एक बार पौधा बड़ा हो चुका है तो और बड़ा होने में उसको बहुत वक्त लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा लार्ज कैप कैटेगरी जो स्टॉक्स होते हैं उन्होंने 13% का ही CAGR ग्रोथ दिया, जबकि स्मॉल कैप कैटेगरी वालों ने 20% का ग्रोथ रेट दर्ज कराया, क्योंकि स्मॉल जो होता है तो उसको बड़ा होने में वक्त नहीं लगता ज़्यादा, राइट। जब कंपनी छोटी होती है तो उसको मार्केट भी बहुत बड़ा होता है उसके लिए सामने, और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अथाह होती हैं। बट जब एक बार कंपनी बड़ी हो जाती है फिर उसको नई अपॉर्चुनिटी, नया मार्केट, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन करना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है उसके लिए, राइट। फिर वो एक जो इन्फ्लेशन का रेट होता है उसी के साथ में यूजुअली जो उसका प्राइसेस बढ़ता है प्रोडक्ट का उसके साथ में फिर वो नॉर्मली बढ़ती है, राइट। तो अब इसी की बात को मायने रखते हुए आज हम पोर्टफोलियो एक बनाने वाले हैं। पोर्टफोलियो की जो मेन लाइन यही रहेगी कि हमारे पास में जो शुरुआती तौर के ऊपर में 10,000 रुपये यूज़ करेंगे, कि 10,000 रुपये से हम स्टार्ट करने वाले हैं, और हर साल हम सिर्फ और सिर्फ
10% से इसको बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हर साल हमारी सैलरी भी बढ़ेगी कम से कम 10% से, खर्चा भी बढ़ता है, तो इसलिए हमको इसको इन्वेस्टमेंट को भी 10% से हर साल बढ़ाना है। तो शुरुआत में जो हम जो चालू करने वाले हैं एसआईपी किस तरीके से करेंगे कि हमारे जो इसमें से 3,000 रुपये हैं हर महीने के हम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाले हैं, राइट, और हर साल 10% से उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे 3,000 रुपये हम लोग हमेशा स्मॉल कैप कैटेगरी में डालेंगे, 2,000 रुपये जो है इसको हम डालेंगे किसमें, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर में। अगर हमने इस चीज़ को अगर ध्यान दिया हो अगर इस आर्टिकल के अंदर में, तो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड्स नाम से हैं जिन्होंने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 13% से 20% के बीच में कहीं रिटर्न दिया है। अगर हम एवरेज निकाल के भी देखते हैं तो लगभग 16 से 17% का CAGR रिटर्न दिया है। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो फंड्स होते हैं वो फंड होते हैं, इनमें जो फंड मैनेजर होता है वो सेलेक्ट करता है कि कहाँ पैसा डालना है, लार्ज कैप में डालना है, स्मॉल में डालना है कि मिड में डालना है या किसी और कैटेगरी में डालना है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास में जो कि मैनेज करता है आपके पैसे को। तो ऐसे फंड्स अच्छे रिटर्न्स दे देते हैं लार्ज कैप के मुकाबले। सो ये जो 2,000 रुपये हैं वो जाएंगे फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर में। उसके बाद में हमें जो 2 फंड्स और चूज करने पड़ेंगे उसमें सेफ्टी भी हो और साथ में ही सिक्योरिटी भी रहे और रिटर्न भी अच्छा मिले। उसके लिए हम लोग बाकी जो पैसा डालने वाले हैं वो 3,000 रुपये तो डालने वाले हैं किसमें, गोल्ड फंड के अंदर में, बिकॉज यहाँ सेफ्टी भी है और रिटर्न भी अच्छा है। अगर हम गोल्ड का रिटर्न देखते हैं पिछले 10 साल का तो 11.4% के आसपास में CAGR रिटर्न गोल्ड ने दिया है। अगर इसी चीज़ को कंटिन्यू रखता है तो अच्छा खासा रिटर्न गोल्ड भी फ्यूचर में देने की क्षमता रखता है और साथ में गोल्ड की सेफ्टी भी है। 2,000 रुपीज़ जो होगा ये हम इसको रखेंगे सेफ फंड्स में, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड फंड में, कि ताकि कभी भी अगर हमें पैसों की ज़रूरत भी पड़ जाए तो इन पैसों को निकालने की ज़रूरत ना पड़े, निकालें ना, ये पैसे हम निकाल लें अगर ज़रूरत पड़े तो। और दूसरा इसका एक रोल और रहेगा कि कभी कभी मार्केट जब गिरता है तो गिरे तो ये जो फंड इकट्ठा होता जाएगा ओवर द टाइम, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे मिड कैप फंड के अंदर में अगर मार्केट गिरता है तो। और किस तरीके से गिरता है उसकी चर्चा भी हम लोग अभी करेंगे, राइट। तो अब हम सबसे पहले अब चर्चा कर ही लेते हैं। तो अब सेफ फंड किस तरीके से काम करेगा। अब जो सेफ फंड में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको हमें ट्रांसफर करना है किसमें, मिड कैप के अंदर में, राइट। तो अगर कोई भी जब स्टॉक मार्केट या निफ्टी 50 जो है, निफ्टी वाला जो सेंसेक्स या फिर निफ्टी कोई भी, ये अगर 30% नीचे गिर जाए ऑल टाइम हाई से, जहां से भी उसने हाई बना उससे 30% नीचे गिर जाए, तो ध्यान रखिए जो सेफ फंड में जो पैसा पड़ा हुआ है उस फंड का 70% पैसा ट्रांसफर कर दो इसमें मिड कैप फंड्स के अंदर में, सीधा सीधा ट्रांसफर कर दो, सोचो ही मत, ट्रांसफर कर दो 30% गिर जाए तो। और वहां से जब भी उठ के सेंसेक्स और निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ऊपर वापस पहुंच जाए तो ये जो फंड आपने निफ्टी मिड कैप के अंदर में डाला है इसको वापस सेफ में ट्रांसफर कर दो, सीधा सोचना ही नहीं है, सीधा ट्रांसफर कर दो, राइट। इससे अपने को क्या होगा, एक्स्ट्रा इनकम होगी, क्योंकि सेफ फंड जो होगा वो यूजुअली हमें 6 से 7% का रेट ऑफ रिटर्न देगा, नॉर्मली 5 से 7% का के बीच में कहीं पर। और जो मिड कैप वाला होगा वो लगभग हमें 30% का रिटर्न दे देगा साल 30 साल के अंदर में। तो ये एक्स्ट्रा एड ऑन बेनिफिट होगा, राइट। इस चीज़ का फायदा अगर मार्केट मान के चलो निफ्टी और 50 अगर 10 साल में 8 साल में यूजुअली ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि वो 50% तक भी गिरता है। अगर कभी भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपके पास में जो गोल्ड फंड में पैसा पड़ा हुआ है, जो इसमें 3,000 रुपये की SIP चल रही है, और सेफ फंड में जो आपकी SIP चल रही होगी जिसमें आपको 30% गिरते हैं, एक तो आप तो 70% पैसा ट्रांसफर कर दोगे मिड कैप कैटेगरी में, बाकी जो अगर 50% तक निफ्टी गिर जाती है, देयर आर चांसेस, तो आपको क्या करना है, गोल्ड फंड का 80% पैसा ट्रांसफर कर देना मिड कैप में, और ये जो सेफ फंड वाला है इसको पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दो मिड कैप के अंदर में। तो यहाँ पर लगभग आपके SIP का जो जितना भी पैसा इकट्ठा होगा, आपका 95% के आसपास जो पैसा होगा वो उस वक्त मार्केट में होगा। और यूजुअली देखा गया पास में जब मार्केट निफ्टी जो होता है 50% से ज़्यादा गिरता है तो उसके बाद में बहुत अच्छी छलांग ऊपर की तरफ में मारता है। तो ध्यान रखिए, अब अगर ऑल टाइम 50% गिरने के बाद में निफ्टी अगर ऑल टाइम वापस हाई पर पहुंच जाए तो नहीं बेचना है, लगभग जितना हाई उसने पहले बनाया था उससे भी 50% की और हाई बना दे तो उस पैसे को वापस जिस मिड कैप कैटेगरी में तुमने उसको डाला था उससे निकाल के वापस गोल्ड में और सेफ फंड में वापस ट्रांसफर कर देना है। ये सीधा सा आपको रूल फॉलो करना है। बाकी जो आपने फंड डाल रहे हो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर में और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर में, उनको छेड़ना ही नहीं है अपनी लाइफ टाइम में कभी भी, उनको चलने दो। ये जो बदलाव करना है आपको सिर्फ गोल्ड और सेफ फंड के साथ में करना है, ताकि जब मार्केट अपॉर्चुनिटी दे तो आपके पास में पैसा अवेलेबल रहे एक्स्ट्रा पैसा कमाने का,
राइट। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट अपने को लेना है। ये चीज़ अगर आप किसी भी ढंग के इंसान से या एडवाइजर से पूछोगे तो वो आपको इसकी राय ज़रूर देगा, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर ये चीज़ भी हम नहीं करते हैं, ये चेंजेस अगर हम नहीं करते हैं, फिर भी हम कितना प्रॉफिट यूजुअली पिछले अगले 30 सालों के लिए कमा लेंगे। क्योंकि अगर मैं आज की मेरी उम्र की 30 ईयर्स की है, मैं अगर देखता हूँ कि मैं अगर 10,000 रुपये भी हर साल महीने इन्वेस्ट करता हूँ और 10% हर साल अगर इंक्रीज करता हूँ उस इन्वेस्टमेंट को, तो 60 साल का होगा तो कितना इन्वेस्टमेंट मेरा होने के चांसेस बनते हैं, राइट। अगर किसी भाई के पास में ज़्यादा इनकम है तो वो उसी तरीके से उसको इंक्रीज कर सकता है, राइट। मैं 10,000 बोला, किसी भाई की कैपेबिलिटी है कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, तो वो भी 1 लाख कर दो, एक जीरो ही तो बढ़ रहा है। जहां मैं 3,000 कर रहा हूँ वहां तुम 30,000 कर दो, दिक्कत कहाँ आ रही है, राइट। किसी के पास में 10 लाख की कैपेसिटी है तो वो 10 लाख इन्वेस्ट कर दो हर महीने और 10% से इंक्रीज करो उसको। अब यहाँ पे सिर्फ 10,000 से अगर हम देखते हैं इसको, आज मेरी थोड़ी आवाज़ थोड़ी फ्लुएंट आ रही है, सो प्लीज़ माइंड इट, क्योंकि एक मुंह में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि मंथली इन्वेस्टमेंट कितना हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 10,000, राइट। और एनुअल स्टेप हम हर साल 10% बढ़ाएंगे और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना, पहले जो एक्सपेक्टेशन हमारा है क्या है कि 3,000 रुपये में डालने वाला हूँ स्मॉल कैप कैटेगरी में। ये मेरा 30 साल बाद में कितना होने के चांसेस रखता है, मतलब कैपेसिटी रखता है। तो वहाँ पर अगर हम लोग यूजुअली देखे तो हमने कितना परसेंट देखा था, 20%। तो मान के चलते हैं कि 20% को दे दे, क्योंकि कुछ फंड्स ने 24% दिया, कुछ परसेंट 16-17% दिया, तो यूजुअली हम 24-20 का एवरेज मान के चल रहे हैं। तो अगर 20% कैपेसिटी रखता है नेक्स्ट 30 ईयर्स, 60 साल का होगा, तो मेरे पास में पैसा जो होने के चांसेस बनते हैं 10,000 रुपये यहाँ कर दिया गया, 3,000 रुपये डालने हैं ना इसमें, इस फंड में। तो मेरा पैसा जो होने की कैपेसिटी रखता है वो 12,32,000 रुपये कैपेसिटी रखता है, अगर यही फंड इसी रिटर्न को लेके रखता है तो 12 करोड़ रुपए, सॉरी ध्यान से पढ़ लेना इसको, 12 करोड़ 32 लैक्स। सो 12 करोड़ हमने इसमें हो जाएगा 12 करोड़ रुपए, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि 2,000 रुपये हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप के अंदर में, इसमें 17% के आसपास में हमें रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, 17% 30 सालों के लिए। और यहाँ पर जो हमारा 2,000 रुपये इन्वेस्ट होगा जो कि हर साल 10% से बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो मेरे पैसे होने के चांसेस हैं वो है 4 करोड़ रुपए के आसपास में, राइट। मैं ऊपर वाले तो ले भी नहीं रहा हूँ अभी, 4 करोड़ रुपीज होने के चांसेस, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बदलाव नहीं करता हूँ, सिर्फ कंटिन्यू रखता हूँ, तो गोल्ड फंड में मेरा जा रहा है 3,000 रुपये के आसपास गोल्ड में। गोल्ड ने दिया 11.4% का रिटर्न, राइट। गोल्ड सेफ फंड में भी माना जाता है, तो यहाँ पर 3,000 उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ और 10% से ग्रो, और यहाँ पर मैं इसको 11% मान लेता हूँ कि 11% का रिटर्न यूजुअली गोल्ड दे देगा, ऐसा उम्मीद रखता हूँ मैं, ठीक है। 30 ईयर्स के बाद में मेरा पैसा जो होगा 2 करोड़ 25 लाख, तो मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ, 2 करोड़ रुपए हो जाएगा, राइट। और नेक्स्ट मैं बोलता हूँ कि 2,000 रुपये मैं कहाँ डाल रहा हूँ, एफडी के अंदर में डाल रहा हूँ, जिसने मेरे को 6% का रिटर्न देना है, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएगा, आई नो, बट स्टिल वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग इट फॉर नाउ। 6% एंड 2,000 रुपीज, सो इट्स 73 लैक्स, सो समथिंग हम लोग मान के चल देते हैं 70 लैक्स समथिंग, राइट। तो अब ये टोटल कितना हो जाता है, लगभग 12 4 16 16 2 18 18 19 करोड़ के आसपास का अपना पोर्टफोलियो हो जाता है। सिर्फ 10,000 की SIP अगर 10% ही हमें हर साल बढ़ानी है सिर्फ, और 10% कैसे बढ़ाने की, इस साल 10,000 रुपये है, अगर मैं SIP में डाल रहा हूँ तो अगले साल मैं डालूंगा 10,000 कितने रुपए, 10% कितना होता है, 10,000 के ऊपर 1,000 रुपये बढ़ गए, तो अगले साल जो है मैं 11,000 रुपये डालने वाला हूँ SIPs में। वो इक्वली डिवाइड कर दूंगा, 3,000 रुपये वाले में 300 रुपये बढ़ा दूंगा, 2,000 वाले में 200, और इसमें 300 और इसमें 200, वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, राइट। वो हमारे पास में मॉडिफाइड SIP का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होता है। इसी तरीके से उसके नेक्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर होगा उसमें हमें बढ़ाऊंगा कितने, 1,100 रुपये बढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। इस तरीके से हमेशा पिछली जो SIP चल रही है उसका 10% हमें इंक्रीज करना है, ये नहीं कि हर बार तुम 1,000 रुपये बढ़ा दे रहे हो, नहीं नहीं, पिछली जो SIP है उसका 10% इंक्रीज करना है।
तो ये हो गया अपने पास में कि हमें कहाँ कहाँ डालना है। अब हम चूज कर लेते हैं कौन से फंड्स आज के दिन में सही चल रहे हैं या ठीक ठाक चल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें वो प्लेटफॉर्म जो है चूज करना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली जो ग्रो वाले होते हैं, ज़ेरोदा वाले होते हैं, ये सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान या स्विच का ऑप्शन नहीं देते हैं, मतलब एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करने का ऑप्शन नहीं देते हैं। तो हमें एक्चुअली तो सबसे बेस्ट तो वही होता है जो स्विच की अपॉर्चुनिटी दे दे। ये प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वाले जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये आपको बोलते हैं कि पहले आप अपने बैंक अकाउंट में वो विड्रॉ करो फंड को पूरे को, और अगर आपको स्विच करना तो पहले विड्रॉ करो और बाद में इन्वेस्ट करो। बट कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जो कि बोलते हैं कि आप डायरेक्ट स्विच भी कर सकते हो। एक मतलब जैसे अभी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो उससे डायरेक्ट सेफ वाली कैटेगरी में स्विच कर लो, और सेफ वाली कैटेगरी फंड में आपको पैसा पड़ा है तो स्विच कर लो स्मॉल कैप या मिड कैप या जिसमें भी स्विच करना, तो आपको विड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही एक म्यूचुअल फंड है, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर में, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उसके साथ अकाउंट भी खोल सकते हो। नाम है एसेट प्लस नाम से प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जब हम लोग स्विच की बात करते हैं, क्योंकि हमें स्विच की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर के अंदर में, तो जब हम स्विच की बात करते हैं तो स्विच हमेशा होगा कि आपने अगर आदित्य बिरला नाम का किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, आदित्य बिरला के कंपनी का स्मॉल कैप के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया, या फिर मान के चलो लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट किया है आदित्य बिरला के। तो अब आप जब स्विच करने जाओगे तो यहाँ तो लिक्विड फंड मतलब हो गया सेफ वाला फंड। अब आपको स्विच करना है कि स्मॉल वो मिड कैप फंड के अंदर में आकर स्विच करना है इसको, इस फंड को, क्योंकि मार्केट 30% से नीचे गिर के आपको ट्रांसफर करना है पैसा। तो इसके लिए आपको आदित्य बिरला का ही स्मॉल कैप फंड चूज करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि मैं आदित्य बिरला वाले म्यूचुअल फंड से आईसीआईसीआई वाले म्यूचुअल फंड में स्विच कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आपको आदित्य बिरला वाले फंड से आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करना है तो फिर आपको विड्रॉ करके ही री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट उस पूरे प्रोसेस में कम से कम हफ्ते भर का टाइम लग जाता है। पहले विड्रॉ होता है फिर री इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है। तो यूजुअली स्विचिंग के अंदर में इतना टाइम नहीं लगता है, उसमें 1 से 1.5 दिन का टाइम लगता है, राइट। सो कंपनी हमें उसी टाइप से चूज करनी पड़ेगी। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग पोर्टफोलियो बना लेते हैं, राइट। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमें फंड्स चूज करने पड़ेंगे, और फंड्स हमें किस तरीके से चूज करने हैं उसकी हम लोग अभी चर्चा करते हैं, राइट। तो हमें सबसे पहले कैटेगरी चूज करनी है स्मॉल कैप, राइट। अब ध्यान रखिए कि और भी 1000 टाइप के म्यूचुअल फंड्स मार्केट के अंदर में आज के दिन अवेलेबल हैं, उस भसड़ में हमें जाना ही नहीं है, ठीक है। वो 1000 टाइप के म्यूचुअल फंड जो बना रखे हैं सिर्फ नाम के बना रखे हैं, कोई बसड़ नहीं है। कोई बोलता है मैं एफएमसीजी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि एफएमसीजी का मार्केट बहुत बढ़िया आने वाला है। कोई बोलता है मैं पावर सेक्टर से रिलेटेड म्यूचुअल फंड में करूंगा। अरे मैं बोलता हूँ ये जो कंपनियां पावर सेक्टर में होंगी ये जब बढ़ेंगी तो ये स्मॉल कैप होंगी, इस पहले तो छोटी होंगी, तो ऑलरेडी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके चल रहे हो मेरे भाई, राइट। वो म्यूचुअल फंड्स को दिख रहा है कि आने वाला फ्यूचर किसका है, स्मॉल कैप, ये जो पावर कंपनियों का, तो वो यूजुअली अपना जो स्टेक होगा वो पावर कंपनियों में ही रखेंगे, उनको दिखता है, दिख रहा है उनको, राइट। तो वो स्मॉल कैप होगी, फिर मिड कैप होगी, फिर लार्ज कैप होगी। तो आपने फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब कई बोलते हैं मेटल सेक्टर, तो मेटल आपने गोल्ड ऑलरेडी सबका बाप मेटल ले ही लिया है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, दिक्कत कहाँ है फिर। तो उस बजट में जाओ ही नहीं कि 1000 टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं, आप सिंपल रखो स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, और ट्रांसफर करना है मिड कैप, ठीक है। और बाकी जो पैसा है गोल्ड में रखो और बाकी सेफ में रखो, और जब भी कभी जरूरत पड़े तो सेफ वाला जो फंड है लिक्विड फंड उसमें से निकालना है पैसा, बाकी हाथ नहीं लगाना। अब हमारे पास में ऑप्शन आएगा स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स होते हैं उनको चूज करना। अब स्मॉल कैप, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग पोर्टफोलियो बना रहे हैं, इसको भी अगर कोई भाई बंदू अगर फॉलो करना चाहे तो कर सकता है। जब हम कोई कंपनी चूज करते हैं तो हमें एक ऐसी कंपनी जो रेप्यूटेबल कंपनी है उसको चूज करना पड़ता है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर में भी अगर हम लोग चूज करें तो एक टाटा एक रेप्यूटेबल कंपनी है, राइट। मान के चलो हमने टाटा स्मॉल कैप कंपनी फंड ग्रोथ, राइट, ये जो फंड है इसको हम लोग चूज कर सकते हैं, टाटा स्मॉल कैप फंड ग्रोथ। तो एक फंड तो हमने ये चूज कर लिया, राइट। एक दूसरा जो फंड आपको चूज करना है, अब ध्यान रखिए यहाँ पर कई भाइयों का सवाल ये हो सकता है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए चूज करना है। तो कई बार कई सिनेरियो बन जाता है कि कोई अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे टाटा का म्यूचुअल फंड हो गया, फ्रैंकलिन का हो गया, ठीक है, किसी आईसीआईसीआई का हो गया,
तो कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि टाटा वाला जो फंड मैनेजर है जो इसको मैनेज करता है इस पैसे को, वो फंड मैनेजर ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर देता है, एक दो कोई कंपनी निकल ही आती है कभी कभी कभार, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जो कि अब डूबने वाली है, तो वहाँ पर उस फंड को थोड़ा सा धक्का लगेगा, राइट। कई बार और इश्यू छोटा मोटा आने के चांसेस रहते हैं, तो ध्यान रखिए कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी, क्योंकि हम लोग जब ट्राई कर रहे हैं तो हम बहुत ही लॉन्ग टर्म का फोकस लेके चल रहे हैं, राइट। अब जब स्मॉल कैप कैटेगरी का अगर ये म्यूचुअल फंड 30% का रिटर्न देगा, तो ये वाला जो फंड है ये भी मुश्किल से 28 27 28 का आसपास रिटर्न नॉर्मली दे ही देगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड यूज़ कर रहे हैं, 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, कोई 30,000 करेगा, कोई 3,000 करेगा, कोई 3 लाख करेगा, तो ध्यान रखो उस वक्त हम लोग दो फंड यूज़ कर लो स्मॉल कैप कैटेगरी के, एक तो टाटा यूज़ कर लो और दूसरा कोई दूसरा कैनेरा नाम का कोई रेपुटेबल फंड है उसको चूज़ कर लो, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन यही रहेगा, मेरा ऑप्शन रहेगा क्या, एक तो टाटा और दूसरा कैनेरा। तो जैसे मैंने टाटा स्मॉल कैप फंड चूज़ कर लिया एक तो, और दूसरा मैं इसमें चूज़ करूंगा कैनेरा रेबेको। बाकी यहाँ पे हमारे सामने कॉन्ट के भी म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, कॉन्ट कैटेगरी के भी हैं, बट वहाँ पे दिक्कत ध्यान रखना, हमेशा हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। अब जैसे कॉन्ट वाला म्यूचुअल फंड है, इसने पिछले 5 साल में कितना परसेंट रिटर्न दिया है, 38% का। तो कोई भाई बोलता है यार इसने तो 38% का रिटर्न दिया पिछले 5 साल में CAGR रिटर्न, और ये HSBC वाला स्मॉल कैप फंड है इसने दिया है 25% का 5 साल में रिटर्न, तो यार यहाँ पे तो आधे आधा फर्क पड़ा हुआ है, राइट, 70% का फर्क पड़ा। बट इसको आप लॉन्ग टर्म में देखो, अब 10 साल का डेटा उठा के देखना इन दोनों का फंड का। अब HSBC का अगर तुम 10 साल का आगे का डेटा उठा के देखोगे ना, तो इसका देखो डेटा, ये पिछले 10 साल पहले कहाँ पे था, आज के दिन इसका प्राइस 10 साल पहले, तो मई 2014 को जो इसका प्राइस है वो है 10 रुपये। इसका कितना रुपये है HSBC वाले का, 10 रुपये, राइट। अब इसको कैलकुलेट करो कि CAGR रिटर्न पिछले 10 साल का कितना आया, कितना है 10 रुपये। आज के दिन उसका प्राइस कितना चल रहा है, 75 रुपीज़ चल रहा है। इसको फाइनल वैल्यू हमारे पास होगी 75, पिछले 10 साल का हम देख रहे हैं, तो 22% का CAGR रिटर्न दिया पिछले 10 साल में इसने, और हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं अभी तो सिर्फ 10 साल कैलकुलेट कर रहे हैं। और अब दूसरा आपके पास में दिमाग में आता है कि यार ये जो कॉन्ट वाला है उसने तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है 5 साल में, 38% का रिटर्न, और हम बोल रहे हैं कि यार बेकार बातें कर रहे हो, आप दूसरे फंड चूज करवा रहे हो, इसका रिटर्न देख लो 10 साल का, उठाओ और देखो यहाँ पे, कब 2014 की बात करें ना, 2014, ये देखो अप्रैल मई की उस वो बात थी। इसका जो फंड का NAV क्या चल रहा है, 33 रुपये, और आज के दिन NAV क्या चल रहा है, 199 रुपीज़। तो कैलकुलेट कर लो, 33 रुपये से 199, 10 साल 19% का रिटर्न दिया, जबकि उसने 22% का रिटर्न दिया है 10 साल में। सो छोटे टाइम पीरियड से इन्फ्लुएंस होके हमें गलत डिसीजन नहीं लेना है। ये स्मॉल कैप कैटेगरी जो कैटेगरी है, इसमें सब फंड मैनेजर्स लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक वहीं पर रिटर्न देते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, राइट। तो किसी 3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया तो दूसरा फंड जो है अगले 3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देगा, तो वो उस भसड़ में जाओ ही मत। तो यहाँ पे अगर आप कैनरा रेबेको स्मॉल कैप फंड है उसको चूज कर लो, या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे दूसरे को UTI को सेलेक्ट कर लो, निप्पो को सेलेक्ट कर लो, किसी को भी चूज कर लो। मैं अपनी तरफ से कैनरा रेबेको को सेलेक्ट करके चल लेता हूँ, ठीक है। आपकी चॉइस चेंज हो सकती है, बस 2 म्यूचुअल फंड चूज करने अच्छे वाले ढंग के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 फंड्स म्यूचुअल फंड्स चूज कर लिए, एक तो टाटा का और दूसरा कैनेरा का। और ध्यान रखना दोनों के दोनों जो म्यूचुअल फंड चूज करने हैं वो स्मॉल कैप ही करने हैं और ग्रोथ फंड वाले ही करने हैं, राइट। ये रहा कैनरा रेबेको स्मॉल कैप ग्रोथ फंड ही चूज करना है, हो गया। दूसरा फिर हमको देखना है कि अगला फंड चूज करना है हमें फ्लेक्सी कैप फंड। अब फ्लेक्सी कैप अब हमें चेंज नहीं करना है, इनको तो कभी शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है ना स्मॉल कैप वालों को, बस कंटिन्यू रखना, चाहे मार्केट ऊपर गिरे चाहे नीचे आए कुछ भी करे, बस हमें कंटिन्यू रखना है, ताकि प्राइसेस हमेशा नीचे आएगा तो एवरेज होती जाएगी, और ऊपर जाएगा तो फिर मजे हो जाएंगे। फिर हमें स्मॉल कैप फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर में चूज करना है, तो फ्लेक्सी कैप फंड में आप लोग चूज कर सकते हो किसी भी कौन सा फंड, फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें हमारे सामने LIC, UTI, टाटा, वाइट बड़ौदा,
इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं किस तरीके से काम चल रहा है। 1 सेकेंड, वी कैन चूज इट फ्रॉम हियर। मैं सर्च कर लेता हूँ, आप भी सर्च कर सकते हैं, आपको सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं ऑलरेडी सर्च कर ही रहा हूँ। ओके, ये हो गया फ्लेक्सी फंड फंड। अब इसमें हमारे सामने बहुत सारी कंपनियाँ आ गई। ओके, तो यहाँ पे सबसे अच्छा रिटर्न जो दिया है, अगेन कॉन्ट वालों ने सबसे अच्छा रिटर्न, फिलहाल में बहुत अच्छा रिटर्न कॉन्ट वाले ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कंपनी जो मैं चूज़ करने के बारे में सोच रहा हूँ वो है बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि HDFC वाले जो है ना वो बहुत बड़ा फंड साइज होता है इनका। ठीक है, तो बड़े फंड साइज वाले भी ठीक ठाक काम नहीं करते हैं, क्योंकि बड़े फंड साइज वाले हैं वो शिफ्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी, तो फंड मैनेजर्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा ही रहता है। तो ये बैंक ऑफ इंडिया वाले हैं, इनको मैं चूज़ कर लेता हूँ। सो बैंक ऑफ इंडिया का मैंने फ्लेक्सी का फंड चूज़ कर लिया, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी के साथ में हमें 2 फंड और चूज़ करने हैं। एक गोल्ड फंड चूज़ करना है जिसमें हमें 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। इसके लिए हमारे सामने एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं कोटक गोल्ड फंड। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं वैसे तो हमारे सामने, LIC गोल्ड ETF ये वो, मतलब कोई भी आप चूज कर सकते हैं। SBI वाला गोल्ड फंड भी, क्योंकि गोल्ड फंड का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, गोल्ड का भाव के ऊपर ही डिपेंड करेगा, चाहे कोई भी चूज कर लो आप, कोई भी फंड चूज कर लो। बट इसमें बात यह है कि आपको शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी जब मार्केट गिरेगा, तो आप ऐसा फंड चूज करो जिसमें चांसेस ज़्यादा हों। जैसे उस वक्त जो सबसे ज़्यादा अच्छे चांसेस अपने को मिलने के वो रहेंगे वो एक्सिस वाला, तो हम लोग चूज़ करेंगे एक्सिस गोल्ड फंड ग्रोथ। ठीक है, तो हमने चूज़ कर लिया गोल्ड फंड के लिए एक्सिस गोल्ड फंड ग्रोथ। ध्यान रखना हमेशा ग्रोथ ही चूज़ करना है, डिविडेंड वाला ऑप्शन हमें चूज़ ही नहीं करना। डिविडेंड वाला ऑप्शन 60 के होने के बाद में हमें डिविडेंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है, अभी तो ग्रोथ भी चूज़ करके रखना है। नेक्स्ट हमें जो करना है वो है लिक्विड फंड, जिसमें हमें 2,000 रुपये डालने हैं। इसके लिए हमें सेलेक्ट कर लो कोई भी लिक्विड फंड। लिक्विड फंड होता है, लिक्विड फंड वो फंड्स होते हैं, कोई भी सेलेक्ट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, राइट। ये क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड फंड वाला जो पैसा होता है वो फंड मैनेजर्स को सिर्फ बॉन्ड्स के अंदर में ही रखना पड़ता है, सेफ फंड्स होते हैं वहीं पे डालना पड़ता है, वो कहीं रिस्की वाली जगह डाल ही नहीं सकते हैं उस पैसे को। बट हमें क्योंकि इसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो लिक्विड फंड में आदित्य बिरला वाला जो लिक्विड फंड है ग्रोथ, इसको ऑप्शन को चूज़ कर लो, क्योंकि आदित्य बिरला फंड भी अच्छे आते हैं इसके भी फंड्स। सो आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड ग्रोथ, इसमें 2,000 रुपये की SIP ट्रांसफर। आदित्य बिरला लिक्विड फंड। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसको फॉलो करना है। किसी के पास ₹1,00,000 हैं तो इन 2 स्मॉल कैप फंड्स में, एक इस फ्लेक्सी कैप फंड्स में, एक इसमें और एक इसमें ट्रांसफ़र करना है। किस तरीके से वो हमने बात कर ही ली है, बस इसको फॉलो करो अगले 30 ईयर्स तक। अगर कोई भी आपके मन में सवाल होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि क्या सवाल है, क्या दिमाग मतलब अलग सी चीज़ आ रही है। बट ध्यान रखिए ना, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, मतलब ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखो कि ये जो इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो 2 चीज़ें आपके पास में कंपलसरीली होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ही स्टार्ट होता है। फर्स्ट थिंग इज आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन भी बड़ा खर्चा हो गया आपका पोर्टफोलियो 2 मिनट में खाली हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपके पास में टर्म इंश्योरेंस होना ही चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर कोई ना कोई डिपेंडेंट है, ताकि वो ना निकालें उस पैसे को। तो आपको अगर कुछ हो भी जाए तो टर्म इंश्योरेंस जो है वो काम उनकी फैमिली के काम आ जाए, आपकी उनकी लाइफ में लॉस ऑफ मेंबर हो जाए, ताकि उनको लॉस ऑफ किसी फाइनेंसेस ना हो, राइट। तो ये 2 चीज़ें ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, दोनों की दोनों ही। इसमें फैमिली फ्लोटर प्लान ले लो और इसमें टर्म इंश्योरेंस ज़्यादा महंगा नहीं होता, 50 लाख का आई थिंक LIC का 10,000 के आसपास साल का लगता है, ले लो। 60 साल तक का ही लेना, उससे ज़्यादा महंगे में मत लेना, 60-65 साल तक का ही लेना, उससे ज़्यादा महंगे में कई बोलते हैं कि 100 साल तक का ले लेता हूँ, मिलेगा ही मिलेगा। मैं बोलता हूँ आप नुकसान खा रहे हो वहाँ पर भी। ठीक है, वो बात अलग किसी और वीडियो में करेंगे किस तरीके से हम नुकसान खाते हैं जब 100 साल का प्लान लेते हैं। तब अच्छा है कि वो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करोगे ना, वो एक्स्ट्रा जो प्रीमियम है वो म्यूचुअल फंड में डाल देना, ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा।
और ये जो हेल्थ इंश्योरेंस ये आपको 20,000 रुपये सालाना या 22,000 रुपये सालाना में अच्छी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। उसको खरीद के रख लो। बट ध्यान रखना, जिस शहर में आप लोग रहते हो और जो हॉस्पिटल आपके पास में अच्छा हॉस्पिटल है, जो उसको आप अच्छा हॉस्पिटल मानते हो, उस हॉस्पिटल में जाके एक बार पता कर लो कि वहाँ पर कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस, जो कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर, वो ज़्यादा बसड़ नहीं करती है, फालतू बकवास नहीं करती है, अच्छा क्लेम रेशियो है जिसका, तो वो आपको अच्छा बता देंगे कंपनी। तो उसी कंपनी का खरीद के रख लो हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कई कंपनियां बहुत बकवास करती हैं जब वो क्लेम लेने जाते हैं तो उनसे। तो वो हॉस्पिटल आपके पास में जो अच्छा है उससे जाके एक बार कंसल्ट करो, क्योंकि उनको दोनों रोजाना का काम है, वो उनको सब पता होता है कि ये कंपनी बकवास करेगी, ये कंपनी नहीं करेगी, मान लेगी बात, तो उससे एक बार बात कर लो। तो हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। उसके बाद में जो पीछे पैसा बचता है उसी से ही, ये जो प्रीमियम्स मैंने बताए हैं ये सालाना प्रीमियम है, आपको साल में देने हैं। ये दो आपके पास में जो 32,000 के आसपास में पैसा है ये जाना चाहिए आपका साल का, ये आपकी सेफ्टी के लिए, फैमिली की सेफ्टी के लिए। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको लगाओ बिंदास म्यूचुअल फंड में, राइट। सो आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और ये जो लिंक है इसका एसेट प्लस का, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। उसके लिंक पे क्लिक करके आप लोग इसका अकाउंट खोल सकते हो। और साथ में ही किस तरीके से अकाउंट खोलना है और किस तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना है, अकाउंट मतलब खोलने का प्रोसेस जो होता है, उसका भी मैं आने वाले कल में वीडियो उसका भी बना दूंगा और उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में ऐड कर दूंगा, या फिर आप सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे मैं कल वीडियो डालूं तो आपको उसका भी पता चल जाए कि किस तरीके से अकाउंट खोलता है। अगर खोलना आता है तो लिंक पे क्लिक करके खोल लो, कोई दिक्कत वाली चीज़ ऐसी है नहीं। यहाँ पर आपको अकाउंट खोलने में कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं, आराम से बिंदास खोलो, ठीक है। फाइनली सी यू टुमारो।